हृदय के शांत सब ख्वाब हों, गंगा के लहरों की आवाज हो, मौन मैं मौन तू, बस मन से मन की बात हो। तो मैं पहुंच गया हूं ऋषिकेश, ऋषियों का शहर। यहां से मेरा सफर नया मोड़ भी लेता है, क्योंकि इसके बाद हरिद्वार और हरिद्वार के बाद गंगा उत्तराखंड का ये पहाड़ी क्षेत्र छोड़कर हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों की तरफ प्रस्थान कर जाती हैं। एक अलग किस्म का आकर्षण है ऋषिकेश में। क्या नहीं है यहाँ पर? अगर माँ गंगा है तो पहाड़ भी हैं, जंगल भी हैं, मंदिर हैं, आश्रम है, अध्यात्म है, योगा है, रोमांच है, और शायद यही वजह है कि हर साल देश विदेश से इतनी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। मैं ऋषिकेश कई बार आ चुका हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि ऋषिकेश को एक नए अंदाज में देखूंगा। पिछली बार अगर हमने ऋषिकेश की गहराइयों को छुआ था, तो इस बार ऋषिकेश की ऊंचाइयों को छुएंगे। इस एपिसोड में ऋषिकेश की शुरुआत लक्ष्मण झूला के साथ। एक ऐसे प्राचीन मंदिर में जाऊंगा जो भारत में कहीं और नहीं मिलेगा। युगों युगों से भाई प्रेम की हम कहानियां सुनते आए हैं। झरनों के शीतल वातावरण में होगी योग की क्लास। मेक श्योर आपका जो गर्दन ऐसे आगे ना रहे, पीछे होनी चाहिए ऐसे। जानेंगे भारत का सबसे पहला मल्टी स्टोरीड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे ऋषिकेश में गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखता है। यहाँ लाने का पर्पस ही मेरा यही था। आकाश की ऊंचाइयों से देखूंगा दुनिया को। कैसा लग रहा है सर? सुपर। जानूंगा कैसे गंगा को अर्पित फूल महकाते हैं हमारे घर। इस बार गढ़वाली शेफ से सीखूंगा गढ़वाली खाने के कुछ राज। गैस से बनी गथवानी। अब मैं जा रहा हूं ऋषिकेश। ऋषिकेश देवप्रयाग से लगभग 74 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऋषिकेश की शुरुआत इस बार लक्ष्मण झूला से हो रही है। मान्यता है कि पौराणिक काल में भगवान लक्ष्मण ने यह झूला स्वयं बनवाया था। जो झूला या पुल आप अभी देख रहे हैं, ये करीब 125 साल पहले बनवाया गया था, और ये टेहरी गढ़वाल को पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है। पिछली बार जब मैं आपके साथ में ऋषिकेश आया था, तब मैंने आपको लक्ष्मण झूला नहीं दिखाया था, तो इसीलिए इस बार मैंने सोचा कि मैं आपको उस झूले पर जरूर लेकर जाऊंगा जो कि ऋषिकेश की अपनी एक पहचान है। अब ये लक्ष्मण झूला मुझे इसी रास्ते से होकर लक्ष्मण जी के द्वार ले जाएगा। कौन से लक्ष्मण जी? आइए मिलाता हूं। ये प्राचीन मंदिर एक ऐसी पौराणिक शख्सियत को अर्पित है जिनकी अपने बड़े भाई के प्रति अथाह प्रेम और त्याग की भावना उन्हें एक मिसाल बनाती है। युगों युगों से भाई प्रेम की हम कहानियां सुनते आए हैं, लेकिन अगर भारतवर्ष की बात करें तो राम और लक्ष्मण के प्रेम से बढ़कर कोई मिसाल नहीं है। लक्ष्मण की ख्याति हमेशा राम के प्रति उनके भक्तों की आस्था की छांव के नीचे रही। शायद यही कारण है कि पूरे भारत में सिर्फ लक्ष्मण का कोई मंदिर नहीं है सिवाय इस मंदिर के। मंदिर में सिर्फ भगवान नहीं मिलते, सीख भी मिलती है। बस सीखने वाला होना चाहिए। ऐसे समय में जब हम मैं और मेरा में ही उलझे रहते हैं, इस मंदिर की ये त्याग और प्रेम की भावना एक संदेश है। ये मंदिर कब बना? आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा जो है ये मूर्ति स्थापना है। अच्छा, तो क्या ये बात सच है कि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक लक्ष्मण का मंदिर यही है? ऐसा है कि शास्त्र के अनुसार जो है राम और लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति आपको हर जगह मिलेगा जी। लेकिन लक्ष्मण जी की अकेली मूर्ति
आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। क्योंकि बताते हैं कि जब त्रेता युग में राम रावण का युद्ध हुआ था तो राम जी ने रावण को मारा था जी और लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा था। जी। तो रावण जो था जाति का ब्राह्मण था। तो रावण को मारने के बाद उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से प्रश्न किया कि महाराज, हमने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और हमने जो है ब्राह्मण का वध किया है, इसलिए हमारे ऊपर जो ब्रह्म हत्या का पाप है वो किस प्रकार से दूर होगा। गुरु ने उनको कहा कि तुम लोग जाओ और उत्तराखंड में जाकर के तपस्या करो। राम लक्ष्मण दोनों भाई यहाँ उत्तराखंड में आए और अलग अलग तपस्या किया। राम जी ने देवप्रयाग में तपस्या किया जहाँ पर अलकनंदा भागीरथी का संगम है, और लक्ष्मण जी ने इस तपोवन में तपस्या किया। तो लक्ष्मण जी यहाँ पर जो हैं शेषावतार के रूप में हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी जो थे वो शेषनाग के जो है अवतार थे। लक्ष्मण जी ने यहाँ पर एक पैर में खड़े होकर के वायु और बेल पत्रों का आहार करके शंकर भगवान की कठिन तपस्या किया है, इसलिए यहाँ पर लक्ष्मण जी की मूर्ति का दर्शन है। बड़ी दिलचस्प कथाएं। पिछले सीजन में मुझे मौका मिला था कि मैं देवप्रयाग में राम मंदिर जाऊं, और इस बार मौका मिल गया कि यहाँ ऋषिकेश में मैं लक्ष्मण मंदिर में आ गया। बस गंगा स्नान बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सुनकर आश्चर्य होता है, प्रेम का ऐसा भी उदाहरण हो सकता है। लक्ष्मण जीवन भर श्री राम की छाया बनकर रहे। ऋषिकेश में नीरगढ़ झरना शिवपुरी फॉरेस्ट रेंज में बहता है। यहां का मनमोहक वातावरण आपको एक अलग ऊर्जा से भर देता है। यहां ऊपर तक पहुंचने के लिए आपको जंगल में थोड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, और उस ट्रैकिंग के बाद आप वहां पहुंचेंगे जहां 3 झरने मिलकर एक बड़ा झरना बन जाते हैं। यह झरना करीब 25 फीट की ऊंचाई से गिरता है। तो मंदिरों के इस पावन क्षेत्र में आने के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर अपने सबसे पूजनीय मंदिर नहीं गया और पूजा अर्पण नहीं की तो सही नहीं होगा ना। तो इसीलिए मैं चला आया यहीं पर। अब आप सोच रहे होंगे कि इन कपड़ों में मैं किस मंदिर में जा रहा हूँ। यही तो है मेरा मंदिर, मेरा शरीर। और अगर सोचें तो प्रकृति भी तो एक मंदिर ही है। उसके सामने खड़े हो जाओ तो एक सुकून मिलता है, एक किस्म की शांति का अनुभव होता है, ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, सोच सकारात्मक होती है। तो वहाँ ना एक मंदिर। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इस बार ऋषिकेश में चीज़ें हटकर करूँगा, तो मैं आया यहाँ प्रकृति के बीच अपनी पूजा अर्पण करने के लिए, यानी कि योगा करने। और बुला लिया मैंने अपने गुरु यानी कि अपने योगा इंस्ट्रक्टर को यहीं पर भीड़ भाड़ से दूर 4 दीवारी से बाहर निकलकर प्रकृति के बीच योगा करने। आगे खूबसूरत वादियों के बीच तरोताजा होने के लिए योग। जानूंगा कैसे गंगा ऋषिकेश में रहती है साफ। वो नालियां चौक होती हैं। पंछी की तरह परवाज भरते हुए करूंगा हवा से बातें। देखूंगा कैसे गंगा को अर्पित फूलों से बनती है अगरबत्तियां। हाय मनु। हाय राजीव, हाउ आर यू? वेरी गुड। ये है मेरे योगा गुरु। 60 साल के हैं लेकिन 25 साल जैसे दिखते हैं। तो ये बताओ क्या क्या करते हो यार? रेकी सुना मैंने, रेकी बहुत सी करते हो। राजीव, मैं एक सर्टिफाइड योगा प्रोफेशनल हूँ। हाँ। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। ये लोअर बैक के स्पेशलिस्ट हैं। किस दिन के अंदर ये आपकी बैक की समस्या का हल ढूंढ निकाल देंगे। कमाल, एक काम करेंगे, क्योंकि आप बैक एक्सपर्ट हो, हाँ जी। आज कुछ बैक की एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। बिल्कुल राजीव, इसलिए नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है बैक में, इसलिए बिकॉज मैं अपनी बैक को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। चले बिल्कुल, लेट्स डू इट। चलो let's। एक्सेल करेंगे लेफ्ट साइड। अब आप बाय बेंड योर नीज। आपके पूरी स्पाइन को स्ट्रेंथ करेगा। 2 एंगेज योर कोर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनहेल, कम बैक। 3 पूरी बॉडी को पीछे खींचे आप। मैं भी अपनी स्पाइन को ब्रीथ नॉर्मली। लोअर जैसे स्ट्रॉन्ग करूंगा। सही। आगे स्लोली कम बैक। चलिए राजीव, अब इस सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं प्राणायाम हाँ। के साथ। प्रणाम के साथ। जब आप अगली बार आओगे तो मैं आपको पूरा सेशन दूंगा। बढ़िया है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। लेकिन ये पद्मासन मुझसे बड़ा मुश्किल से होता है। कोई बात नहीं, कोई बात, एक सिंगल सेकंड। सिंगल करें। ओके,
किसी भी प्राणायाम को करने के लिए या फिर योगा पोस्टर करने के लिए करेक्ट पोस्चर होना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर आपका जो गर्दन ऐसे आगे ना रहे, पीछे होनी चाहिए ऐसे। और यहाँ आने के बाद और इस तजुर्बे के Deep बाद inhale. मेरा तन ही नहीं, मेरा मन भी तरोताजा हो गया। सही बात है, बहाने बहुत बनाते हैं हम। ये देखिए 15 मिनट चाहिए आपको, बिल्कुल राजेश। और इतनी सी जगह चाहिए आपको आंख बंद करके बैठना है और आपको प्राणायाम करनी है। बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको मन बनाना है कि आपको करना है। और अब समय हो गया है उस जगह पर जाने का जहाँ आमतौर पर टूरिस्ट नहीं जाते, लेकिन मैं जाऊंगा क्योंकि मेरे साथ साथ आपको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि गंगा को निर्मल बनाए रखने में इनका कितना बड़ा हाथ है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाई। एक्चुअल में अगर ये कहें कि एक ऐतिहासिक जगह है कि जिस फील्ड में आप काम करते हैं, बिल्कुल, ये इंडिया का फर्स्ट मल्टी स्टोरी प्लांट बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पे इतनी कम जगह थी, उतनी कम जगह में इतने बड़ा प्लांट बनाना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। तो आप दर्शकों को ये बता दें कि मैं इस समय कहाँ आया हूँ। हम लोग इस समय चंद्रेश्वर नगर में 7.5 MLD जो हमारा STP बना हुआ है वहाँ पर है। STP यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ पे नॉर्मल टूरिस्ट नहीं आते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट अपनी यादें यहाँ पर्यावरण में छोड़ के जाते हैं, उन्हें आप यहाँ ले आते हैं। बिल्कुल। और उनको साफ करते हैं, उनको साफ करते हैं। मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे 3 नाले आते हैं जी। एक चंद्रेश्वर नगर नाला, हाँ। एक शमशान घाट नाला, हाँ। और एक ढाल वाला नाला जी। तीनों नाले यहाँ पे आके सीधे पहले गंगा जी में गिरते थे। इसकी जो कैपेसिटी हमारी आ रही है वो लगभग 7.5 लाख लीटर पर डे जी, पर डे। सबसे पहले जो तीनों नाले एक जगह आते हैं, जो मोटा मोटा जो कचरा है वो निकल जाता वो हमारा यहाँ निकल जाता है जी। बाकी हाँ। इक्वलाइजेशन टैंक में जी। इसके बाद सबसे टॉप पे रिएक्टर्स में जाता है। आइए हम आपको रिएक्टर्स दिखाते हैं। अगर मैं ये कहूँ सर, ये जो मॉडल है, हाँ जी, ये STPs के लिए एक रोल मॉडल है, तो क्या सही होगा? निश्चित तौर पे इंडिया में मैं समझता हूँ कि अच्छी खासी संख्या ऐसे STP जहाँ पे लैंड की कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ बना हुआ देखने के बाद लोग सोचेंगे कि जब वहाँ बन सकता है तो निश्चित तौर पे हम भी बना सकते हैं, और वो बनेंगे अब। तो जो नालों का पानी गंगा जी में जाता था, हाँ जी, अब वो पहले यहाँ आता है और यहाँ से बिल्कुल साफ होके वापस। साफ करके फिर गंगा जी में हम उसको छोड़ते हैं। जी, देख रहा हूँ मैं कितनी मेहनत की जा रही है उन नालों के पानी को साफ करके गंगा में डालने की। तो अगर हम ही कचरा कम डालेंगे तो शायद आपकी मेहनत थोड़ी सी कम हो जाएगी। निश्चित तौर पर, खास तौर से प्लास्टिक के थैलियाँ या जो पाउच वगैरह आते हैं उनको लिया सीधा नाली में डाल दिया, करेक्ट। और वो नालियाँ चौक होती हैं। हाँ, अगर वहाँ से किसी तरीके से बच भी गया तो यहाँ हमें और एक्स्ट्रा उस पर मेहनत मेहनत करके जो उसको हमें स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। सर, आम आदमी जो पॉलिथीन की थैली जब फेंकता है, उसे नहीं अंदाजा होता कि वो क्या कर क्या रहा है। इफेक्ट करेगा। सच्चाई ये है कि उससे हम सबसे ज्यादा हम ही लोग इफेक्टेड होते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि यहाँ लाने का पर्पज ही मेरा यही था कि आप समझें कि हमारी वो छोटी छोटी हरकतों की वजह से इतने बड़े बड़े प्लांट खोलने पड़ते हैं ताकि गंगा स्वच्छ रहे, हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे। ऋषिकेश में नगर निगम की ओर से घाटों को साफ सुथरा रखने के प्रयासों को देखना एक सुखद एहसास दिलाता है और उन घाटों को साफ रखने की प्रेरणा भी देता है। ऋषिकेश को प्लास्टिक फ्री जोन बनाना सचमुच एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम है। फिलहाल मैं ऋषिकेश से देहरादून की ओर एक अद्भुत अनुभव के लिए निकल गया। ऐसा समझ लीजिए कि मानो खुला आसमान मुझे अपनी बाहें फैलाए बुला रहा है। क्यों सोचा मैंने ऐसा? मेरा डिसीजन था। आज मेरे दिल की धड़कनें बहुत बड़ी भी हैं। हवा के साथ साथ घटा के संग संग वो राजी चल। हवा में बातें तो सब करते हैं, लेकिन जमीन पे रह गया। मजा तो तब है जब आप हवा में बातें करें, हवा में रह के, जो आज मैं करने वाला हूँ। माँ गंगा की बदौलत क्या क्या अवसर मुझे मिलते हैं। ये है मेरे पायलट जो आज मुझे हवा की सैर कराएंगे। बिल्कुल। अच्छा, पहले बताओ कंडीशन कैसी है इस समय? कंडीशन अच्छी है सर, वेदर काफ़ी अच्छा। अच्छा। आपकी अच्छी फ्लाइंग रहेगी अभी। बिल्कुल अगर अपने एक पैराशूट को कुछ हो गया मान लो, बिल्कुल बैकअप होता है क्या? बिल्कुल सर, रिजर्व रहता है, एक्स्ट्रा पैराशूट रिजर्व भी रहता है। सुपर है। जितना मैं तेज भागूंगा उतनी जल्दी हवा से बातें करूंगा। सेफ्टी हमेशा बहुत जरूरी है। पंछी की तरह परवाज भरते हुए हवा से बातें करना और ऊपर से इस ऊंचाई से धरती का नजारा देखना एक अद्भुत एहसास नहीं तो और क्या है।
एक ऐसा एहसास जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। माइंड ब्लोइंग। कैसा लग रहा है सर? सुपर। देखिए मैं तो आ गया नीचे, लेकिन मेरा पैराशूट नहीं मान रहा। और वापस चलो ऊपर। ये मेरे साथ पहली बार ऐसा हो रहा है। थैंक यू पपी, हवा से बातें कराने के लिए। हवा में मेरे ये 20 मिनट अद्भुत थे। शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। कुछ अनुभव करने पर ही समझ में आते हैं। पर एक बात समझ में आ गई कि कभी कभी समझदारी से खतरों का सामना करने से ही खतरों का डर निकलता है। फूल डालियों में हो या फिर भगवान की प्रतिमा के चरणों में, उसकी खुशबू खत्म नहीं होती। या मैं उसी महक की तरफ खिंचा चला जा रहा हूं, लेकिन ये महक महज उन फूलों की नहीं बल्कि कुछ लोगों की सोच की भी है। देखिए ऋषिकेश में मैं आपको कहां ले आया। एक ऐसी जगह जो प्रेरणा और खुशबू दोनों का स्रोत है। प्रेरणा इसलिए क्योंकि ये इस बात की पुष्टि करता है कि अगर इंसान चाहे तो वो खाक से भी सोना निकाल सकता है। जिन फूलों को आप गंगा में डाल देते हैं, उन्हीं फूलों को इकट्ठा करके ये उसे खुशबू में बदल देते हैं। अगरबत्ती बनाते हैं, धूप बनाते हैं, तो भले ही छोटी सी मात्रा में, लेकिन गंगा का संरक्षण भी होता है, आपका घर भी महकता है और आमदनी भी होती है। ये तो विन विन सिचुएशन है सबके लिए। बिल्कुल सर। रोहित, यस सर। तो ये ख्याल कहाँ से आया? मेरा ऋषिकेश आना जाना पहले से ही रहता था। मेरी आंटी जी यहाँ रहती थी। उन्होंने कहा कि आप वेस्ट मैनेजमेंट में कुछ क्यों नहीं करते, आप इंजीनियर हो। उनकी वजह से मेरे ख्याल आया कि क्यों ना फ्लावर वेस्ट का रिसाइकिल करके उसको सुगंध में कन्वर्ट कर सकें। इसके अंदर हमारी को डायरेक्टर हैं राधिका जी, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। जिनके लिए ये वेस्ट है, मेरे लिए रॉ मटेरियल है, मेरे लिए सोना है। मैं इसी से मेरी आमदनी चल रही है। यहाँ पे 8 महिलाएं काम कर रही है, उनका रोजगार भी इसी वेस्ट से चल रहा है। देखिए सर, है ना प्रेरणा का स्रोत। तो अच्छा ये बताओ रोहित कि इन फूलों से सिर्फ धूप या अगरबत्ती बनाते हो या और भी कुछ बन सकता है? और भी सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे कि सर आप देख रहे हैं, हमारे पास अगरबत्ती हम बनाते हैं, हम धूप बनाते हैं, होली कलर्स बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक खाद आजकल ऑर्गेनिक का बहुत चलन है, वो भी इन्हीं फूलों से ही हम बनाते हैं। तो चलिए दिखाएंगे मुझे आप कैसे बनती है ये अगरबत्ती? बिल्कुल सर, आइए मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। प्लीज जी। तो ये पहला स्टेप है। एक्चुअली ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप तो ये है कि हमने जितने भी गंगा घाट है यहाँ पे, वहाँ पे पुष्प पात लगा रखे हैं और आसपास के जितने मंदिर है वहाँ पे भी कलेक्शन पॉइंट्स बना रखे हैं। और हम लोगों से भी अपील करते हैं, घड़ी घड़ी अनाउंसमेंट भी करवाते हैं कि आप गंगा जी में फूल डालने के बजाय इन पात्र में डालिए, ताकि गंगा जी को मैला होने से ही बचा सके और इन फूलों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सके। और यहाँ आने के बाद ये हमारा कटिंग एरिया और सेग्रीगेशन एरिया है। तो कोई दिक्कतें आती हैं रोहित? हाँ सर, दिक्कतें ये आती है कि हम लोगों को अवेयरनेस एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लोग फिर भी अनवांटेड चीज़ें, पन्नियाँ या जो खाई पी चीज़ें भी उन पात्रों में डाल देते हैं। आपने जैसा कि वो फ्लावर है जी, वो कन्वर्ट होके ऐसी ब्लैक गोल्ड में बन जाता है। इसको हम ब्लैक गोल्ड भी बोल देते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना सोना, ये है ब्लैक गोल्ड। ये आपने देखा होगा सर, चाय पत्ती जैसा लग रहा है देखते हैं कुछ। करेक्ट, हाँ। यही हमारी जैविक खाद है और यही मेन न्यूट्रिएंट्स है, जिसके अंदर 16 प्रकार के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक पौधे को अवेलेबल चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप है जी, first step सर। है। इसके बाद जब इसके अंदर हम केचुए छोड़ देते हैं, हफ्ता 10 दिन बाद ये ऐसी दिखने लगती है ओपन। ओपन में। बिल्कुल सर, ये देखिए सर, ये वो केचुए हैं हाँ जो इस फूल को खा के इसकी वर्मी कंपोस्ट बना देते हैं। भाई, इनको तो मैं धन्यवाद करना चाहिए फिर। बिल्कुल सर, ये फार्मर के लिए सबसे अच्छा दोस्त है। समझ रहे हैं, जब सर्दियों में वो केचुए बाहर निकलते हैं ना, आप ये भगवान की देन है, मतलब ये कि ये पूरी मिट्टी को सोने में बदल देते सोने में बदल देती है। तो जो बच्चे केचुओं को देख के उसके ऊपर पैर रख देते हैं या उन्हें मार देते हैं, कृपया ऐसा ना करें। ये आपकी मिट्टी को सोने में बदलते हैं। चलिए सर, मैं आपको दिखाता हूँ फूलों का कटिंग करने के बाद क्या करते हैं। जी आइए सर। सर जैसे नीचे हम फूलों की कटिंग करते हैं, हाँ। ये हमारा ड्राइंग एरिया है। उन फूलों के पत्तों को हम ऐसे सुखा देते हैं सन ड्राइंग में। ये ड्राई होने के बाद इसका क्रिस्पीपन देखिए। हाँ ये जब और थोड़ा क्रिस्प हो जाएंगे तो इनको मशीन में हम इनका पाउडर बना देते हैं। जी। ये हमारा वर्किंग एरिया है सर। यहाँ पे उन फ्लावर पाउडर से अगरबत्तियों के रूप में डाला जाता है उनको। अच्छा, थैंक यू रोहित। बस मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको लोगों का समर्थन मिलता रहे और लोगों के घर महकते रहे। आगे देखिए,
गंगा किनारे गढ़वाली शेफ मुझे सिखाएंगे अपने क्षेत्र के कुछ खास और लोकप्रिय व्यंजन बनाना। लजीज। आप तो जानते हैं मैं गंगा के किनारे खाने के जायकों का लुत्फ जरूर उठाता हूं, लेकिन इस बार मैं सिर्फ स्वाद ही नहीं लूंगा बल्कि बनाना भी सीखूंगा। गंगा के तट पर अगर मुझे कोई स्थानीय व्यंजन खिला दे और खिलाने से ज्यादा मुझे बनाना सिखा दे तो मेरे दिल से उस अन्नदाता के लिए दुआएं निकलेंगी। और आज मेरी दुआएं निकल रही हैं शेफ अरविंद के लिए, जो कि मुझे बहुत ही ट्रेडिशनल गढ़वाली क्विजीन खिलाने भी वाले हैं और बनाना भी सिखाने वाले हैं। तो अरविंद, क्या बनाने वाले हो आज? आज मैं बना रहा हूँ आपको एक कुलत है मेरे पास, दाल जैसे यूज़ करते हैं ना जी। उस तरह से कुछ बनाने वाला हूँ उसका। इसको कहते हैं गथवाणी। गथवाणी। गैस से बनी गथवाणी, हमारे यहाँ कैसे इसको फाड़ू। इसको बनाने का बस सिंपल एक ही तरीका है, इसको आपको शोक करके प्योरे करना। प्योरे करना पड़ता है। ओके, तो चलिए फाड़ू बनाना शुरू करते हैं। आप शेफ, मैं आपका सूस शेफ, बोलिए। बिल्कुल। बेसिकली अदरक और लहसुन का यूज़ ज़्यादा किया जाता है क्योंकि गढ़वाल का जो है एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा है। वाह, आपने तो बहुत काफ़ी अच्छा जो है। हाँ सर, मेरी घरवाले ने बहुत मेहनत की है। ओके, एक मैं आपको एक और इंग्रेडिएंट बताता हूँ, जखिया। देखिए, ये बिल्कुल आपका मस्टर्ड सीड की तरह है। खुशबू का सिलसिला शुरू हो गया सर। मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ ये गहत की प्योरी। हमने 100 ग्राम लिया, उसको सोक किया, उसके बाद पीसा उसको और छौंके में डाल दिया। ठीक है। हाँ, अब इसको जो कि अंटिल जब तक इसका जो कच्चापन नहीं खत्म हो जाए जी, तब तक इसको भूनेंगे। जी ठीक है। मैं आपका सूस शेफ हूँ सर। ठीक है। हमारा जो फूड है वो एक तो ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल ऑर्गेनिक होता है। तो ये नेचुरल ऑर्गेनिक आ गया। इसीलिए आप लोगों के जो गाल है ना ऐसे पिंक चमकते रहते हैं। Thank you. हमारा देखिए और इनके देखिए। नहीं, लगभग इसमें ऑयल से छोड़ दिया। हमारे पास हल्दी है, लोकल प्री मिक्स मसाला। सॉल्ट। सोचिए कितना कमाल का अनुभव होगा मेरा। गंगा के तट पे ये खाना बन रहा है जो कि जंगलों से आई हुई सामग्री से बन रहा है। बिल्कुल। पीछे लक्ष्मण झूला है, खाने की खुशबू इतनी खूबसूरत है। अब ये अनुभव कैसे मैं भूल सकूंगा कभी। सोचिए ये भी कि पानी भी जो है इसमें भी कहीं ना कहीं गंगा का स्पर्श होगा। बेसिकली आप देखिए, ये गंगा को जो पानी है इसी को फिल्टर किया जाता है। ये बन गई हमारी। देखो सारी चीज़ें तैयार हो गई, स्वीट तो बनता है। बिल्कुल ठीक बनता है। यह है झंगोरा। झिंगोरा। हम मिलेट, मिलेट। इसके बनाने वाले हम खीर। मिलेट की खीर। थोड़ा फास्ट कुक करना है तो मैं इसमें यूज़ करूँगा घी। जी बिल्कुल, घी में शरीर को हल्की तराई की जरूरत है। बिल्कुल। अब मैं देख रहा हूँ आपके पास में गुड़ पड़ा है। हाँ, अब हम मैं- गुड़ में बनाएंगे। बिल्कुल, इसको गुड़ में बनाऊंगा। मैं शैकरी। हर चीज़ ना अपनी गुड़ में ही खाता हूँ। मतलब मेरे घर में जो मिठाई बनती है या चाय में भी पीता हूँ मैं, वो गुड़ के साथ ही गुड़ खाता हूँ। इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। जी। देखिए ये ऑलमोस्ट कुक होने वाला है क्योंकि इसमें एक बॉईल आ चुका है। गुड़। जी। हम इसमें जो है कि बड़ी इलायची का ही फ्लेवर यूज करेंगे। गुड़, मिलेट और दूध से बनी ये खीर। ये भी रेडी हो गया। हमारा Ready खाना है। ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। हाँ, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। पहले मैं उल्टा काम करते हैं, मीठे से शुरू करते हैं। As you wish। हर क्षेत्र के व्यंजनों में वहाँ का वातावरण, वहाँ की परंपरा की झलक मिलती है। स्वाद और पौष्टिकता में इनका मुकाबला बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मुंबई की भाषा में कहूँ, एकदम फाड़ू। फाड़ू। थैंक यू। मैंने कहा था ना कि ऋषिकेश में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। यहाँ का वातावरण ही कुछ अलग है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है ऋषिकेश की, वो ये कि यहाँ पर जितना मानसिक शक्ति पर अहमियत दी जाती है, उतना ही शारीरिक शक्ति पर जोर भी दिया जाता है। क्योंकि शायद यहाँ के आध्यात्मिक लोग जानते हैं कि जिस मन की शक्ति के लिए हम मंदिर पहुँचते हैं, उसी मंदिर की सीढ़ियाँ हम तन की शक्ति से चढ़ते हैं। चलिए, मेरा खाना ठंडा हो रहा है, मैं चलता हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा, लेकिन जा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालेंगे। अपनी सेहत का सिर्फ ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी सेहत पर ध्यान भी देंगे। अगर अपने मन की शक्ति के लिए मंदिर की घंटियां बजाने जाएंगे, तो अपने तन की शक्ति के लिए सुबह एक अलार्म भी लगाएंगे। और हो सके तो ये पौष्टिक खाना भी खाएंगे। शुभ रात्रि, गुड नाइट।